7 मार्च रात को करीब 1:30 बजे का वक्त रहा होगा जब एक माँ अपने कमरे के अंदर सो रही होती है तो उसे दूसरे कमरे से कुछ फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है। उसमें उसकी बेटी सोई होती है जिसकी उम्र लगभग 22 साल होती है। माँ तुरंत ही खड़ी होती है और खिड़की से झांककर अपनी बेटी के कमरे में देखती है। तो जैसे ही कमरे के अंदर झांक कर देखा जाता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और तुरंत ही वो कमरे के अंदर जाती है और कमरे के अंदर से बेटी को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर एकदम से माँ दहाड़ने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और अपनी बेटी को एक लड़के से अलग कर देती है। उसके बाद वो उन दोनों को मना करती है, लेकिन रात को होता कुछ ऐसा है कि उनमें से एक की मौत हो जाती है। दोस्तों, जब इस सब के बारे में आसपास के लोगों को, पुलिस को पता चलता है तो सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों, ऐसा उसके बाद क्या हुआ था जो उनमें से एक की जान चली जाती है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये घटना उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बंदूहार इलाके की घटना है। यहां पर एक बहुत बड़ा घर जिसमें छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं और सभी कमरों में किराएदार रहा करते हैं। 8 मार्च का ये वाक़या होता है जब सुबह सुबह दूध देने के लिए आता है और सारे घरों में दूध दे देता है। तो लास्ट में एक कमरा बचता है और जिस कमरे के अंदर वो कई बार बेल बजाता है, कई बार दरवाजे को खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई भी उन्हें दिखाई नहीं देता। फिर एक बार वो दरवाजे में धक्का लगाता है और जब अंदर का नज़ारा देखता है तो उसकी चीख निकल आती है। जो किराए पर रहती थी उस महिला का नाम शांति देवी और जिसकी उम्र 45 साल होती है। दोस्तों, आनन फानन में ही वहाँ पर पुलिस को बुला लिया जाता है। अड़ोसी पड़ोसी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर जो शांति देवी होती है वो मृत अवस्था में, लहूलुहान अवस्था में पड़ी होती है। पुलिस वहाँ पर आ जाती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद जब अड़ोसी पड़ोसियों से पता किया जाता है तो अड़ोसी पड़ोसी यही बताते हैं कि ये शांति देवी है, इसकी उम्र लगभग 45 साल है। इसकी 22 साल की एक बेटी इसके साथ रहा करती थी जिसका नाम तनु। अब बेटी के बारे में भी पुलिस जांच पड़ताल करती है तो बेटी वहां पर दिखाई ही नहीं देती। किया जाता है तो पता चलता है उन्नाव के ही ये पूर्वी इलाके की रहने वाली है और यहाँ पर किराए पर अपनी बेटी के साथ रहती है। अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर अच्छा बनाना चाहती है। अब पुलिस तुरंत ही बेटी के मोबाइल पर फ़ोन करती है तो बेटी के मोबाइल को कोई और ही उठाता है। उस लड़की के मोबाइल को उठाने वाला शिवम होता है। तुरंत ही पुलिस उस मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकालती है, उसकी ट्रेसिंग की जाती है और उन्नाव के ही एक क्षेत्र से शिवम को और उस लड़की जिसका नाम तनु होता है, दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। और जब गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ की जाती है तो पहले तो कुछ बताने के मूड में नहीं होते, लेकिन जब पुलिस अपने रवैये से, अपने जोर दबाव से पूछताछ करती है तो तनु थोड़ी देर में ही टूट जाती है। तनु बताने लगती है कि जो ये लड़का है शिवम, ये मेरे दूसरे पापा का है। मेरी मम्मी की पहले शादी होती है और शादी के बाद ये लड़का हो जाता है। उसके बाद मेरी मम्मी उसको छोड़कर दूसरे से शादी कर लेती है और जिससे मैं पैदा होती हूँ। मैं पढ़ाई लिखाई करना चाहती थी, इसलिए मेरी मम्मी हमारे जो पैतृक घर होता है उसे छोड़कर यहाँ पर किराए पर रहने के लिए आ जाती है और तेला भाई होता है उसके साथ मेरी नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। हम एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में आ जाते हैं। इस सब के बारे में ना तो मेरी माँ को पता होता है और ना ही किसी और को पता होता है। एक दिन का वाक़या होता है, मेरी माँ मेरी सगाई पड़ोस के ही एक गाँव में कर देती है और मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी। मैं तो शिवम से शादी करना चाहती थी। मैं इससे हद से ज़्यादा प्यार किया करती थी। मार्च को शिवम हमारे घर पर आ जाता है और घर पर आकर हमारे साथ ही रहता है और जैसे ही 7 मार्च की रात को हम एक कमरे के अंदर सोते हैं, माँ दूसरे कमरे से बाहर की तरफ सो रही होती है और रात को जब हम एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे होते हैं तो माँ ये सारा वाक़या आकर देख लेती है और देखने के बाद माँ हम दोनों को अलग कर देती है और कहने लगती है कि बेटी की शादी जल्द ही कर दूंगी, तुम्हें जुदा कर दूंगी। इसलिए हम दोनों को गुस्सा आ जाता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, अपनी माँ को भी मुंह नहीं दिखा सकते। फिर हम दोनों मिलकर एक फ़ैसला लेते हैं। यही 7 मार्च की सुबह होती है, हम दोनों मिलकर अपनी माँ के प्लान के तहत एक चाकू लेकर आते हैं और ताबड़तोड़ माँ के ऊपर चाकू से वार कर दिया जाता है। माँ को वहीं लहूलुहान करके वहाँ से हम दोनों फरार हो जाते हैं। और 8 तारीख को जब ये दूधिया के ज़रिए ये पूरा मामला सबके सामने आता है तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सब
यही कहने लगते हैं कि एक माँ जो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर कुछ अच्छा बनाना चाहती थी, वही बेटी अपने सौतेले भाई के साथ मिलकर इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे देती है। तो अवैध संबंधों के चलते हुए किस तरह से भाई बहन के रिश्ते को भी कलंकित कर दिया जाता है, और उसके बीच में जब माँ आती है तो माँ को किस तरह से रास्ते से हटा दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ पर आपको किसकी ज़्यादा कमी लग रही है? दोस्तों, आपको जिसकी भी ज़्यादा कमी लग रही है, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, पुलिस तुरंत ही हरकत में आती है और उन दोनों के खिलाफ तमाम धाराएं लगाकर उन दोनों को जेल के अंदर भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़े सवाल पीछे ये लोग छोड़ जाते हैं कि समाज में हो क्या रहा है, आजकल समाज में चल क्या रहा है। एक भाई बहन के पवित्र रिश्ते को भी इस तरह से कलंकित कर दिया जाता है, एक अवैध संबंधों के चलते हुए इस तरह से माँ को रास्ते से हटा दिया जाता है और दोनों अवैध संबंधों के चलते हुए इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे जाते हैं। चाहे उसका वो सौतेला भाई हो, लेकिन भाई तो भाई ही होता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने भाई बहन की मर्यादा को भी कलंकित किया है, और जो आसपास के लोग भी इस मामले को सुनते हैं, सभी सुनकर दंग रह जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसे लोगों को किस तरह की सज़ा मिले जो भविष्य में ऐसे क्राइम और ज़्यादा ना बढ़ पाएँ? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद।